हेलो एवरीवन, आज है 25 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, जिसको हम सेल के नाम से भी जानते हैं। 82 रुपीज़ का ये शेयर है और वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके से अगर हम देखें तो स्टील सेक्टर में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, तो वहां पर ये कंपनी कहां पर स्टैंड आउट करती है। क्योंकि अगर हम देखें तो कल यहां पर काफ़ी बड़ी गिरावट थी और पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट बनी हुई है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का शेयर खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है भी कि नहीं, मौके बनेंगे तो कहां पर बनेंगे, लॉन्ग टर्म का क्या आउटलुक होना चाहिए उसके बारे में। लेकिन वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 82 रुपीज़ का शेयर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। 4.5% की गिरावट हमने कल यहां पर देखी। एक महीने में अगर देखें तो 1% की गिरावट है। हालांकि 82 रुपीज से तेजी बनी थी और 88 तक गया, लेकिन वापस गिरना शुरू हो गया। इवन अगर मैं इस साल की बात करूं तो इस साल में भी यहां पर तकरीबन 8% की गिरावट है और यहां पर तो थोड़ी सी कम गिरावट है। अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा हिंडाल्को के साथ, तो हिंडाल्को अगर आप देखो यहां पर 20% तक गिरा है, 500 रुपए तक चला गया था, 388 पर आ चुका है। जेएसडब्ल्यू स्टील को अगर हम बात करें तो यहां पर 15% की गिरावट है, 775 रुपए से गिर रहा है लगातार। टाटा स्टील की अगर हम बात करें तो यहां पर भी 15% की गिरावट है। तो काफी बड़ी गिरावट कह रहे हैं कि बाकी में है, सेल में थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी ये कहना कि भैया एक सपोर्ट तो है 82 रुपीज के आसपास का, 2 बार बाउंस बैक हुआ है। इस बार इस सपोर्ट को बनाए रखता भी है कि नहीं वो देखना होगा। यहां पर एक साल में अगर आप देखो तो 17-18% की अभी भी गिरावट है। शायद 110 रुपए के ऊपर था, टूट के बिखर गया था ये, 65 रुपए पर आया, बाद में भागता चला गया 90 रुपए से भी ऊपर गया, अभी कंसोलिडेट कर रहा है और कहीं ना कहीं ये एक नीचे की तरफ जाने का इशारा तो दे रहा है। क्योंकि देखो अभी पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है स्टील सेक्टर में। स्टील क्या, जो भी कमोडिटी वाला सेक्टर है, चाहे स्टील की बात करो, केमिकल की बात करो, वहां पर गिरावट क्यों है? क्योंकि चाइना खुल रहा है। देखो ये सिंपल सी बात है, जब वो लॉक था, लॉकडाउन वहां पे लगे हुए थे, तो जो डिमांड थी वो भारत की तरफ बहुत ज्यादा आ गई थी। तो अभी प्रॉब्लम यही हो रही है कि इनके रेवेन्यूज में, इनके प्रॉफिट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा हैम्परिंग होना शुरू हो चुका है। अगर आप रेवेन्यू देखो तो जो रेवेन्यू 30,000 करोड़ चले गए थे यहां पर, वो धीरे धीरे 24 पर आए, 26 पर आए, 25 पर है। अभी अगर आप देखो तो रेवेन्यू धीरे धीरे श्रिंक होते नजर आ रहे हैं। और प्रॉफिट भी अगर आप यहां पर नजर करो तो प्रॉफिट भी जो पहले 2,500 करोड़ तक चले गए थे वो भी श्रिंक होना शुरू हो गए। ये मैं सेल की बात कर रहा हूँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। 800 करोड़ हुए, फिर लॉस दिखा दिया एक क्वार्टर में, तो 330 करोड़, बाद में 500, अभी लास्ट क्वार्टर में 540 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहा, लेकिन फिर भी ये कम है। नेटवर्थ अगर आप देखोगे तो यहां पर भी, अगर आप क्वार्टरली देखोगे, अगर आप ईयरली भी देखोगे, तो धीरे धीरे इनकी नेटवर्थ बढ़ तो रही है, अच्छा साइन है। लेकिन जहां तक बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा देखने को मिला था, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू, बहुत अच्छा रेवेन्यू है ये। प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो वो भी 12,000 करोड़ तक चला गया था, प्रॉफिट 12,000 करोड़ तक चला गया था। लेकिन अभी कितना है? अभी भैया पिछले 3 क्वार्टर में अगर आप इनका प्रॉफिट देखोगे तो 1,000 करोड़ भी नहीं हो पाया है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन जो कि कम है। जो पूरे साल में कंपनी 12,000 करोड़ का प्रॉफिट छाप के बैठी थी 2022 में, अब 2023 के पहले 3 क्वार्टर में आप प्रॉफिट देखो तो पहले 800 करोड़ रहा, फिर लॉस कर दिया, फिर 540 करोड़ रहा, तो कुल मिलाकर 1,000-1,100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बनता है, जो कि कम प्रॉफिट है, कम प्रॉफिट है। अभी लास्ट क्वार्टर में देखना होगा कि कैसा होता है, लेकिन फिर भी साइन सही नहीं है। यहां पर अब वॉल्यूम्स देखो तो काफी अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड्स हो रहे हैं, 2 करोड़ से भी ज्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते हमें नजर आए, बहुत अच्छी बात है। कंपनी में अगर आप देखो तो 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। देखो मैं इस प्राइस पे मैं थोड़ा सा स्पेक्टिकल्स हूँ, और क्यों हूँ वो भी मैं शेयर करूंगा। यहां पर अगर आप देखोगे कंपनी के डिविडेंड, देखो अच्छा डिविडेंड तो पे कर रहा है ये। आप देखो पिछले साल 2 बार पे किया था इसने डिविडेंड, पहले 2.5 रुपए का, फिर 2 रुपए 25 पैसे का, लेकिन इस बार डिविडेंड कम हो गया, सिर्फ 1 रुपए का ही पे किया है। पिछली बार मार्च में पे किया था इन्होंने, ठीक है, 2.5 रुपए का, इस बार 1 रुपए का पे किया है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट, मतलब इसी साल दोबारा भी पे करेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही बार पे करें, दोबारा भी पे करेंगे, 2 या 3 बार भी कर सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते यहाँ पर, तो पे करेंगे यहाँ पर। तो देखो पहली चीज तो ये कि अगर आपकी बाइंग प्राइस कम हो तो डिविडेंड से आपको कुछ अच्छा पैसा निकल भी जाता है। मान लो कि आपकी बाइंग प्राइस यहाँ पर 60-65 की है, और अगर 6 रुपए का भी आपको एनुअल डिविडेंड मिलता है, मतलब 10% हो गया। 10% आपको बैंक एफडी में भी नहीं मिलेगा, और जिस तरीके के बाजार के हालात बने हुए हैं,
म्यूचुअल फंड एसआईपी में भी नहीं मिलेगा इतना आपको डिविडेंड, मतलब इतना रिटर्न। बस ये है कि आपकी बाइंग प्राइस ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। और कंपनी मुझे पसंद है सेल, लेकिन हाई प्राइस पे नहीं, लो प्राइस पे। जब गिर रहा था मैंने कहा था कि खरीदारी के मौके हैं, जब आपको ये सस्ता मिल रहा था कोविड में 24-25 पे मिल रहा था, बाइंग की रिकमेंडेशन थी मेरी। लेकिन 100 रुपए के ऊपर खरीदना यहाँ पर सही डिसीजन नहीं है, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। हालांकि 145 तक भी गया था यहाँ से ये, लेकिन टूटना शुरू हुआ, वापस ये 65 पे आया, तो तब मैंने कहा था कि मैं खरीदूंगा जब मुझे मिलेगा ये 65 से 70 रुपए के बीच में। और अभी भी मेरी वही रिकमेंडेशन है कि 65 से 70 के बीच में अगर मिलता है और आप बाय करते हो यहाँ पर, और साल का 6 रुपए का डिविडेंड भी मिलेगा, तो भी आप फायदे में हो। देखो कंपनी सरकारी है, डूबेगी नहीं, कई सारे प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे इनको। अभी जो चाइना खुल रहा है ना, उसका एक इम्पैक्ट अगर पड़ेगा यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए इनके प्रॉफिट पर, इनके रेवेन्यू पर असर पड़ेगा, और इसीलिए शेयर प्राइस पर भी असर पड़ेगा। जहां तक बात करें कंपनी की, तो 2.90 का पी रेशो काफी सस्ता है, 12.98 का सेक्टर पी है इसका। लेकिन आपको बता दें कि ये पहले भी ऐसे ही पी पर ट्रेड कर चुका है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, कि जब ये गिरना शुरू होता है तो भैया 1-2 दिन से संतोष नहीं भरता इसका, ये सालों दर तक गिरता रहता है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2018 से लेकर इवन अगर मैं आपको मैक्सिमम ग्राफ भी दिखाऊं, तो जो गिरता है ना, तो गिरता ही रहता है। 2010 में आप देखो 250 रुपए का था, गिरता रहा गिरता रहा, 2013 तक गिरता रहा ये। तो काफी लंबा टाइम था ये, काफी लंबा टाइम था ये। फिर शॉर्ट टर्म की एक तेजी आती है, वापस लंबे समय तक 2014 से लेकर 2016 तक गिरता ही रहा ये। यहां पर फिर तेजी आ गई, 2 साल तक धीरे धीरे भागता गया ये। फिर 2018 से लेकर 20 तक, हालांकि उसमें कोविड भी शामिल था, तो गिरता रहा, तेजी आ गई फिर 1 साल तक। और जब गिरावट अभी अगर आप देखोगे यहां पर, तो एक्चुअली में 2021 के जुलाई महीने से ये गिरावट चल रही है। और अभी भी 2023 मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेन वाला हो सकता है, लेकिन 2024 बहुत अच्छा होगा। हालांकि 2023 का जो जून के बाद का पीरियड है, मुझे लगता है कि वहां से तेजी आना शुरू हो जाएगी यहाँ पर। और तब तक शायद शेयर हो सकता है कि आपको इस बीच हो सकता है 65-70 के बीच में शायद नजर आए। अगर मैं कह रहा हूं, मैं आने वाले 4-5 महीने की बात कर रहा हूं कि इस दौरान में शायद ये जा सकता है 65 से 70 रुपए के बीच में। क्योंकि देखो पूरा बाजार अगर अच्छे मूड में नहीं होगा, तो यहां पर भी थोड़ा सा आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। और बाजार का मूड बिगाड़ने वाली चीजें पता है क्या है? टैक्स ज्यादा लगेगा। अभी जो खबरें आ रही है कि भैया आने वाले दौर में टैक्स बढ़ सकता है स्टॉक मार्केट पर, इस सारी चीजों पर, तो वो असर करेगा यहाँ पर, वो असर करेगा इक्विटी बाजार पे, इस चीज़ असर करेगी आने वाले दौर में। इतना ही नहीं, ग्लोबली अगर बैंक्स कुछ बैंक्स कोलैप्स करती है, तो उसका भी बाजार पर असर पड़ता है, ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। और कहीं ना कहीं उसका असर पूरे बाजार पे होगा, तो यहाँ पर भी कोई पॉजिटिव साइन देखने को नहीं मिलते। और ऐसे में गिरता है तो खरीदारी के मौके भी बनेंगे। 48% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन अभी नहीं। होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग में, तो 65% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। यहाँ पर डूबेगी नहीं कंपनी, पहली चीज। 4.40% म्यूचुअल फंड के पास है, 6.33% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 4.34% एफआईएस के पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर 19.94% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 13.08% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल कंपनी है तो शानदार, नजर होनी चाहिए। ऑलरेडी इस साल इसने एक बार आपको डिविडेंड पे कर दिया है, अभी दोबारा भी पे कर सकते हैं। हालांकि उन सबको मिलेगा 1 रुपए का डिविडेंड जिनके पास 24 मार्च से पहले सेल का शेयर था। अभी आज खरीदते हो तो नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब अगले हफ्ते, मतलब मंडे से खरीदते हो नहीं मिलेगा डिविडेंड, ठीक है। अभी आपको वेट करना पड़ेगा जून जुलाई का, तो दोबारा डिविडेंड अनाउंस भी हो सकता है। तब देखते हैं कितना अनाउंस होता है। और हाँ, तभी खरीदो जब सस्ता मिल रहा हो, अभी जबरदस्ती की बाइंग करने की जरूरत नहीं है। अच्छी कंपनी जरूर है, लेकिन वेट करोगे तो फायदे में रहोगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा स्टील के बारे में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट में लिख के बता सकते हो। उसके अलावा इस सेक्टर में टाटा स्टील भी है, जो इसी मतलब पिछले 3 महीने में तकरीबन 15% गिरा है। जेएसडब्ल्यू स्टील भी 15% गिरा है पिछले 3 महीने में। हिंडाल्को में भयंकर गिरावट है, 500 रुपए से गिर रहा है ये। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम भी जरूर लिखेगा। थैंक यू।